Hello my dear students, so I am back with the video solutions of zoology section. बॉटनी सेक्शन के वीडियो सॉल्यूशंस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग zoology के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि नीट 2022 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए. हालांकि आपको पता होगा कि आपके एनटीए की जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है ना तो उसमें और ना ही कहीं आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी में ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन गिवन है बच्चों की ये चैप्टर्स बॉटनी से बिलोंग करते हैं या ये चैप्टर्स zoology से बिलोंग करते हैं. बल्कि क्वेश्चन पेपर में भी मैंने देखा कि सेल डिवीजन से कुछ क्वेश्चंस बॉटनी सेक्शन में भी पूछे गए हैं, zoology में भी पूछे गए हैं. इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस भी दोनों सेक्शंस में गिवन हैं. तो ऐसे कई सारे कॉमन चैप्टर्स हैं जिनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि उन्हें कहाँ रखना होगा, बट दैट विल नॉट मैटर. आपको तो बस जब भी आप अपनी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको तो चैप्टर को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी होती है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं zoology सेक्शन से. सेक्शन ए, इसका पेपर भी बच्चों वही सेम दो सेक्शंस में डिवाइडेड है. सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस थे जिसमें कि आपको सभी क्वेश्चंस करने थे. ओके, कोई चॉइस यहाँ पर नहीं थी. +4 और -1 का मार्किंग पैटर्न है. और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस थे जिनमें से कोई भी 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं. हालांकि अगर मैं पेपर एनालिसिस की बात करूं बच्चों तो zoology का जो सेक्शन है ना वो मुझे बॉटनी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ईजियर साइड पे लगा. वैसे भी zoology बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है ना, बॉटनी में थोड़ा प्लांट मॉर्फो, प्लांट एनाटमी को याद रखना मुश्किल होता है. बट हाँ, zoology में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी थे, स्टेटमेंट पैटर्न क्वेश्चंस भी यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, वो कंपैरेटिवली थोड़े से ईजी थे. ठीक है, तो देखें R5 कोड हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों. ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था दैट इज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछा गया. इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर डैश ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज. तो आपने पढ़ रखा है कि अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं तो ये 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है. और अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो एवरी 100 ml जो है उसका वो 4 ml CO2 को कैरी करता है. ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी है, सीधा एनसीईआरटी की लाइन है. 5 ml इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट. आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं वो नॉर्मली अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक पेस्ट की फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं. और आपको ये भी पता होगा बच्चों कि ये यूरिक एसिड होता है, बिकॉज दैट्स वाई दे आर यूरिकोटैलिक. तो यूरिकोटैलिक के दो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने दिए हैं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. एक्सक्रीशन में पढ़ते हैं आप ह्यूमन बींग्स में जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी में. तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, चारों के साइंटिफिक नेम आपको दे दिए, बस इतना सा यहाँ पे आपको घुमाया था. तो पैवो यू नो इट इज अ बर्ड, पैवोक्रिस्टेटस, पिकॉक. ऑर्निथोरिंकस जो है ये मैमल है ना, एग लेइंग मैमल इफ यू रिमेंबर. सेलेमेंड्रा is the amphibian and amphibian and hippocampus जो कि सी हॉर्स, जो कि दिखने में हॉर्स के जैसा होता है बट एक्चुअली ये एक फिश है, यानी कि ये पाइसीज से बिलोंग करता है. तो यहाँ पर यूरिकोटेलिज्म रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में होता है, तो आंसर हो जाएगा पैवो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which is present between the adjacent bone of vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम में आपको पता है कि बहुत सारी वर्टिब्रीज जुड़कर बैकबोन को बनाती हैं और हर 2 वर्टिब्रीज के बीच में उन्हें ज्वाइन करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होता है. तो हो सकता है यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हुए हों, इंटरवर्टिब्रल डिस्क को इंटरकैलेटेड डिस्क के साथ मिक्स किया हो कुछ बच्चों ने, बट ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो तो कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? कार्डियक मसल्स में, है ना. कार्डियक मसल्स में जब आप इस तरह से ब्रांच्ड मसल्स बनाते हैं तो 2 मसल्स के बीच में क्या होता है, उनको ज्वाइन करते हुए जो डिस्क होती है जेड डिस्क, वो इंटरकैलेटेड डिस्क है. तो ये नहीं होगा यहाँ पे ऑप्शन. ठीक है, स्मूथ मसल्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. यहाँ पे मेनली क्या होता है आपको ध्यान हो तो ये एक जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है बच्चों ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज कार्टिलेज. एरियोला टिश्यू तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि वो तो मेनली ओपन स्पेसेस में या सपोर्टिंग टिश्यू की तरह होता है. ओके, तो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन 3. ठीक, बढ़े आगे. चलिए नेक्स्ट, ये ध्यान है ना आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आप देखो इकोलॉजी का क्वेश्चन है, हालांकि बॉटनी सेक्शन में पूछा गया एक्सिट्यू कंजर्वेशन, बट इंसिट्यू कंजर्वेशन zoology में भी पूछ लिया गया. ठीक है, कोई बात नहीं. इंसिट्यू कंजर्वेशन रेफर्स टू, इंसिट्यू कंजर्वेशन क्या है इसमें से? कंजर्व ओनली एक्सटिंक्ट स्पीशीज. ठीक है, जो कि सिर्फ एक्सटिंक्ट स्पीशीज को कंजर्व करे.
प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीशीज, कंजर्व ओनली एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो अगर आप इन 3 ऑप्शंस में देखें बच्चों, तो यहाँ पर इन सिटू कंजर्वेशन क्यों कहेंगे हम इन तीनों को सिर्फ, क्योंकि स्पीशीज कोई भी तरह की हो उसे इन सिटू भी कंजर्व किया जा सकता है और एक्स सिटू भी किया जा सकता है, दोनों तरह का कंजर्वेशन पॉसिबल है ना। अगर इन सिटू के रेफरेंस में आपको ऑप्शन चूज करना है तो सेकंड ऑप्शन सही होगा कि इट प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। जिस इकोसिस्टम में वो स्पीशीज रह रही है, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो स्पीशीज रह रही है, उस एरिया को क्या कर देती है वहाँ की गवर्नमेंट, कंजर्व कर देती है, प्रोटेक्टेड एरिया की तरह अनाउंस कर देती है, या जो भी उसको वहाँ की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो सब कर दी जाती है। और एक्स सिटू में क्या होता था, जो स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है या हाई रिस्क है या एक्सटिंक्ट होने वाली है, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है उसको तो कैसे करोगे, ठीक है, उसको किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट कर देते थे, वो एक्स सिटू होता है। ओके, तो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट पैटर्न क्वेश्चन आ गया। स्टेटमेंट 1 दिया आपको, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल एज फॉरेन बॉडीज। बिल्कुल, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यही होते हैं, आपको पता है, जहाँ पर हमारी बॉडी हमारी ही सेल्स को अपना दुश्मन समझने लगती है और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाकर उन पर अटैक कर देती है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स। अब भाई रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी तो ऑटो इम्यून ही है, तो अगर ऑटो इम्यून है तो ऑटो इम्यून में ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं, वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स। यस, बॉडी अटैक ऑन सेल्फ सेल्स। तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट यहाँ पे एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम। ध्यान है आपको, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे नॉस्ट्रल से लेकर जो पूरा पार्ट है, मेनली एल्वियोलाई के अलावा, वो पूरा कंडक्टिंग पार्ट है। सिर्फ एल्वियोलाई पार्ट और थोड़ी सी एल्वियोलर डक्ट वो पार्ट है जहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेस का, डिफ्यूजन होता है। तो ये कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है बच्चों, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, टेम्परेचर को बॉडी के अकॉर्डिंग बनाता है। लेकिन कहीं भी इस कंडक्टिंग पार्ट में एक्सचेंज नहीं होता गैसेस का, O2 CO2 का एक्सचेंज शुरू नहीं होता, वो सिर्फ एल्वियोलर पार्ट, एक्सचेंज पार्ट में ही होता है। तो आपसे क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, नॉट द फंक्शन आपको चूज करना है। तो देखें, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, क्योंकि देखो ना, आपको नॉट द फंक्शन पूछा है, तो क्या एक्सचेंज करना कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन है, नहीं है, है ना। तो ये आपका आंसर हुआ। फिर भी और ऑप्शन देख लेते हैं। इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, बिल्कुल यही कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन है। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, ये भी करता है। टेम्परेचर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, ये भी करता है। तो विच इज नॉट द फंक्शन, ऑप्शन 1। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टेटमेंट पैटर्न क्वेश्चन आ गया फिर से भाई। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। द कोएगुलम, जो ब्लड क्लॉट बनता है, द कोएगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड। यहाँ तक तो ठीक था। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में ना आगे का पढ़ते ही नहीं है, हाँ भाई ठीक है थ्रेड का नेटवर्क ही तो है, बट देखो क्या लिखा है, कॉल्ड थ्रोम्बिन। ये गड़बड़ कर दिया ना, थ्रोम्बिन का नेटवर्क थोड़ी ना होता है ये तो फिब्रिन्स का नेटवर्क होता है बच्चों। फिब्रिनोजन प्रोटीन जो है, जब वो एक्टिवेट होती है तो फिब्रिन प्रोटीन बनाती है, उसी का तो नेटवर्क बनता है। तो ये स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट हो गया। और स्टेटमेंट 2 क्या है, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बिल्कुल, इनको स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। जैसे जैसे आरबीसीज मरती जाती हैं उन्हें स्प्लीन में दफनाया जाता है और वहाँ पर उनकी रिसाइकलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 को आपको इनकरेक्ट बताना है और 2 को करेक्ट बताना है, तो ऑप्शन 1। ठीक है, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है ये वाला कोड। गुड, अच्छा कॉन्फिडेंस आया होगा बच्चों को। ठीक है, असर्शन रीजन। असर्शन कह रहा है, एनसीईआरटी की फेवरेट लाइन, और टीचर्स भी बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। उलझने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी को पता है कॉर्डेट एक फाइलम है, कॉर्डेटा। और जब उसे डिवाइड करते हैं आप, तो शुरू में 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्रोटोकॉर्डेट्स और एक होता है वर्टिब्रेट्स। तो सीधी सी बात है, इतना सा भी अगर किसी को पता है तो बहुत इजीली आप कह सकते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है,
तो ये सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या दिया है इन्होंने कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो इनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, क्योंकि कॉर्डेटा का मतलब होता है जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। यस और नो? तो नोटोकॉर्ड तो इनके पास भी है और इनके पास भी है, लेकिन इन्हें क्यों इन कॉर्डेट्स को क्यों वर्टिब्रेट्स कहा हमने? क्योंकि इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो लेटर ऑन रिप्लेस हो जाती है आफ्टर बर्थ, किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। तो बिल्कुल ठीक है, रीजन भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है और इस क्वेश्चन में रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, असर्शन रीजन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा बच्चों। अब से आप लोग पहले एनटीए नहीं पूछता था बहुत ज़्यादा, लास्ट ईयर पूछे गए थे बट नंबर कम था असर्शन रीजन क्वेश्चंस का, बट इस साल काफ़ी ज़्यादा नंबर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और क्योंकि शायद अब एम्स, जिपमर जो अलग अलग एग्जाम्स होते थे वो भी एनटीए ही नीट के थ्रू ही उनमें एडमिशन्स होते हैं, तो इसलिए इस तरह का लेवल थोड़ा इंक्रीज़ किया गया है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप इसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशंस करें। ये देखो एक और AR बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है असर्शन? ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ते हैं आप लोग, जिसमें बोन्स वीक हो जाती हैं, इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। बिल्कुल ऐसा ही होता है इसमें। किसमें होता है ये भी ध्यान होगा अगर आपको। फीमेल्स में जब मेनोपॉज हो जाता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है। एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी बोन्स को वीक बनाती है, बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिशन को कम कर देती है, तो उनकी बोन्स वीक होने लगती हैं और इसलिए फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रीज़न क्या दिया है इन्होंने? कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। जस्ट ऑपोजिट लिख दिया है बच्चों, इंक्रीज नहीं हुआ है लेवल, डिक्रीज लेवल की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो असर्शन करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन है ही गलत यहाँ पे, तो एक्सप्लेनेशन वाले ऑप्शन पे तो जाना ही नहीं है। फोर्थ, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। क्लियर? इन दोनों में तो उलझन तब होती है जब रीजन एक करेक्ट स्टेटमेंट हो, फिर आपको देखना होता है कि वो करेक्ट होने के साथ साथ असर्शन को एक्सप्लेन कर भी रहा है या नहीं। ठीक, चलिए बीच बीच में ये छोटे छोटे पॉइंट्स बताने इसलिए ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि जो इस साल के जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर दिया है वो बच्चे तो ये सोल्यूशन देखेंगे ही, बट कुछ दूसरे स्टूडेंट्स जो अपने अगले साल के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ये सोल्यूशंस देखते हैं, तो उन्हें ये सब छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। और अगर आप भी दोबारा अटेम्प्ट करेंगे नीट को तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट डाइवर्सिटी से क्वेश्चन है बच्चों। डाइवर्सिटी से क्वेश्चन वहाँ प्लांट किंगडम के थे, बाकी जो सारे क्वेश्चंस ज़ूलॉजी सेक्शन में इंक्लूड किए गए। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। अगर आपको ध्यान हो तो जो सेल बायोलॉजी चैप्टर है आपका, उसमें जो सेल चैप्टर है ना, वहाँ पर माइकोप्लाज्मा का साइज दिया है 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोन डायग्राम में, और थ्योरी में लिखा है 0.3 माइक्रोन। ये PPLO का है एग्जैक्टली और ये टिपिकल माइकोप्लाज्मा का है। तो आप देख रहे हैं दोनों ही 1 माइक्रोन से कम है, तो बट ऑब्वियस अगर माइकोप्लाज्मा को 1 माइक्रोन फिल्टर से क्रॉस कराएंगे तो वो कर लेगा क्रॉस, तो ये सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला? माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। ये मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे ने कंफ्यूजन हुआ होगा कोई भी बच्चे को यहाँ पर, क्योंकि हम माइकोप्लाज्मा को हमेशा बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन फोर्थ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताना था बस बच्चों, और कुछ भी नहीं करना था, थोड़ा घुमाया है बस आपको क्वेश्चन में। अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आपको पता है ना, जब 2 मोनोमर्स जुड़ते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6 तो ही तो एक डाइसैकेराइड बनता है। जब 2 मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो एक डाइसैकेराइड बनता है, और डाइसैकेराइड में जनरली अगर 2 ग्लूकोज जुड़े हैं तो आपको पता है माल्टोज बनेगा, है ना। अब इन्होंने आपको क्या कह दिया बच्चों कि जब ये लिंक हो रहे हैं ना तो डिहाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पर, यानी -H2O निकलता है। तो बताइए माल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा? इफ द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज दिस देन व्हाट इज फॉर माल्टोज। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता सीधा सीधा माल्टोज का फॉर्मूला तो आप यहाँ पे क्या करो, देखो बड़ी आसान सी बात है, पहले तो इनको कंबाइन कर लो। होना क्या चाहिए था? C12H24 एंड O12, लेकिन -H2O है ना, 2 हाइड्रोजन हटाने हैं तो C12H22 और ऑक्सीजन एक एटम हटाना है तो O11। आ गया फॉर्मूला। ये इसकी ज़रूरत सिर्फ उन बच्चों को पड़ी होगी जिन्हें डाइसैकेराइड का फॉर्मूला नहीं पता,
और जिन्हें पता है माल्टोज नहीं पता बच्चों अगर, तो सुक्रोज तो सबको पता है ना, और सुक्रोज का फॉर्मूला भी पता है C12H22O11। ना सिर्फ सुक्रोज का बल्कि जो भी ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके जो डाइसैकेराइड्स बन रहे हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, उनका फॉर्मूला यही रहता है। ठीक है, तो अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता है जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मियोसिस का क्वेश्चन मतलब सेल डिवीजन से क्वेश्चन बॉटनी सेक्शन में भी था, ज़ूलॉजी में भी है। रिगार्डिंग मियोसिस विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको फिर से। ठीक, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, बिल्कुल ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम? देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं कही इन्होंने। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज, यहाँ तक पढ़ के मत छोड़ देना, आगे पढ़ना, ऑफ मियोसिस सेकेंड, ये गड़बड़ कर दिया क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि मियोसिस में जो मियोसिस फर्स्ट का साइकिल होता है उसमें तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन जब मियोसिस सेकेंड के लिए सेल साइकिल होता है बच्चों तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको हमेशा पढ़ाती हूँ कि जो सेकेंड मियोसिस सेकेंड है वो इसीलिए होना पड़ा क्योंकि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से अटैच रह गए, वो अलग हो ही नहीं पाए, ऑलरेडी वो रेप्लिका अटैच है, दोबारा आप रेप्लिकेशन करोगे तो फिर फ़ायदा ही नहीं होगा इसको करने का। ठीक है, इसलिए कभी भी मियोसिस सेकेंड से पहले डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, जबकि ये कह रहा है कि होता है, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ। एंड फोर्थ, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन अकर इन मियोसिस फर्स्ट, बिल्कुल आपको ध्यान है जो हमने बॉटनी सोल्यूशन सेक्शन डिस्कस किया वहाँ पे सेम, वहाँ पे माइटोसिस के ऊपर क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा इवेंट माइटोसिस में नहीं होता, और ऑप्शन था पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि मियोसिस में होती है। ठीक है, क्लियर है क्या? मैंने देखा इस बार के क्वेश्चन पेपर में बच्चों कई सारे क्वेश्चंस ना सेम टॉपिक पे दो क्वेश्चंस भी सेट हुए हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमने देखे जिसमें जैसे प्रिडेशन पे 2 क्वेश्चंस थे, अभी ये मियोसिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम से रिलेटेड 2 सेम क्वेश्चंस आ गए। ओके, मतलब सेम इन द सेंस टॉपिक सेम है। चलिए हाँ, इस पे आते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस हम लोग अपडेट करते हैं देखते हो तो मैंने ना मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस की सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए थे, और वहाँ पे एवोल्यूशन में से स्पेशली ये जो टाइप्स होते हैं नेचुरल सिलेक्शन के, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था और आपको कहा था कि एवोल्यूशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रूर से पढ़ के जाना। देखो इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेचुरल सिलेक्शन वेयर more individuals acquire specific character value other than the mean value। हम पढ़ते हैं कि जो भी ग्राफ होता है उसमें अगर इस तरह का कोई ग्राफ है तो मान लो 3 जोन्स हैं, ये तो होती है मीन वैल्यू जिसके इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा है, और ये दोनों होती है पेरिफेरल वैल्यूज़। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मीन वैल्यू की जगह कोई दूसरी स्पेसिफिक को चूज़ किया गया है, किसी को भी, या तो इसको या तो इसको, बोथ नहीं कहा इन्होंने। ठीक है, क्या कहा है? एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू, तो ये किस तरह का चेंज है? हाँ, तो बताओ किस तरह का चेंज होगा? या तो ग्राफ इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा या इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एक तरीके का डायरेक्शनल चेंज होगा। स्टेबिलाइजिंग कब होता? अगर क्वेश्चन कहता कि मीन वैल्यू को ही सेलेक्ट किया गया तो स्टेबिलाइजिंग, अगर कहता कि 2 स्पेसिफिक वैल्यू को चूज किया गया तो डिसरप्टिव, जिसमें 2 पीक बनती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेसिफिक वैल्यू को चूज किया है तो आपका आंसर होगा डायरेक्शनल चेंज। ठीक है, रैंडम चेंज का कर्व आप नहीं पढ़ते हैं, रैंडम चेंज आपके कोर्स में डिस्कस भी नहीं किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन जीन थेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, बॉटनी सेक्शन में भी था। इन जीन थेरेपी ऑफ एडीए डेफिशिएंसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं इस टॉपिक को। द पेशेंट रिक्वायर, क्या पूछा? द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। आपने पढ़ रखा है कि जब एडीए डेफिशिएंसी के लिए जीन थेरेपी अगर अपनाई गई है तो मान लो अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नहीं की और आफ्टर बर्थ की है, जैसे 4 ईयर की बेबी पर की गई थी, तो एक बार ट्रीटमेंट करने से काम नहीं चलेगा, आपको बार बार उस पेशेंट में जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स डालनी पड़ेंगी। क्यों?
क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स आप उसकी बॉडी में डाल रहे हो क्या वो इमॉर्टल हैं? नहीं, एक टाइम बाद उनके लाइफ स्पैन के बाद वो खत्म हो जाएंगी। अगर वो खत्म हुई तो फिर एडीए डेफिशिएंसी, फिर इम्यूनिटी डेफिशिएंसी आ जाएगी। ओके, तो जीन थेरेपी का, अगर जीन थेरेपी एडल्ट में आफ्टर बर्थ की जाती है तो उसका यही ड्रॉबैक है दैट इट हैज़ टू रिपीट अगेन एंड अगेन। ओके, लेकिन अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कर देते तो परमानेंट क्योर होता। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि क्यों आपको बार बार पीरियोडिक इन्फ्यूजन यानी रिपीटेडली क्यों करना पड़ रहा है इस थेरेपी को। तो क्या ऑप्शंस दिए हैं देखना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल सेल्स, बिल्कुल यही करेक्ट चॉइस है। फिर भी दूसरे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स, रेट्रोवायरल वेक्टर की हेल्प से हमने रेट्रोवायरल्स को यूज किया था इस टेक्निक में, बट उसका पीरियोडिक इन्फ्यूजन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही कर देते तो फिर हमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं थी, तो ये भी नहीं होगा। लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर मीडियम आउटसाइड द बॉडी, बिल्कुल ठीक है, ये भी किया जाता है, लेकिन क्या इसलिए हमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना पड़ रहा है क्या? नहीं, पीरियोडिक इन्फ्यूजन इस वजह से करना पड़ रहा है कि सेल्स इमॉर्टल नहीं है। तो फर्स्ट चॉइस करेक्ट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर सारे स्टेटमेंट सही हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड है, बट आपको क्वेश्चन के रेलिवेंस में अपना ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 8 ड्रोसोफिला, ये तो सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया है ना। इफ 8 ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग अ वीक, द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन, तो आपको पता है डेथ रेट क्या होती है, जितने भी डेथ हुई अपॉन जो भी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, तो 8/80 यानी 1/10, तो आंसर हो गया 0.1। ठीक है, यूनिट वगैरह कुछ ऐसी दी नहीं, क्वेश्चन में लिख दी, तो कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है ये। इकोलॉजी के क्वेश्चंस बॉटनी में भी पूछे गए, जूलॉजी में भी पूछे गए। चलो बढ़ते हैं आगे, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। क्या देखो, इन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हिरारिकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट। अब इन्होंने लिखा है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ बढ़ना चाहिए था ना, स्पीशीज से शुरू करके किंगडम की तरफ जाना चाहिए था, जबकि चारों ही ऑप्शन में शुरुआत किंगडम से हुई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अब एनटीए के ऊपर है, या तो वो इस क्वेश्चन में बोनस देगा जिसके चांसेस बहुत 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 कम है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर वाली ही गड़बड़ है, चारों ऑप्शंस में डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपको सिर्फ हायरार्की सही बतानी है कि किसमें करेक्ट ऑर्डर है। तो आप ट्रिक पढ़ते ही हैं, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, और भी कई सारे ट्रिक्स बना रखी होंगी आप लोगों ने, नेमोनिक्स बना रखे होंगे, तो करेक्ट ऑर्डर सिर्फ ये वाला है। ठीक है, हालांकि ये एक असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, डिसेंडिंग है, बट चारों में ही डिसेंडिंग ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं एनटीए क्या करता है। ठीक है, आने देते हैं ऑफिशियल आंसर की, बट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। चलो फिर से स्टेटमेंट पैटर्न क्वेश्चन आ गया। स्टेटमेंट फर्स्ट बायोटेक से क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट द डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, सबको पता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ कट लगाते हैं, जहाँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। सही स्टेटमेंट है भाई। सेकंड, restriction endonuclease cut the DNA strand a little away from the center of palindromic site, ये भी आपको पता है, इसी वजह से स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन चूज करें हम, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ऑप्शन 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तो बिल्कुल रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स, ये किसके थ्रू करते हैं इनमें से, बायो फोर्टिफिकेशन। चलो बहुत अच्छी बात है, जो स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट चैप्टर है ना, उसमें प्लांट ब्रीडिंग बच्चों को सबसे मुश्किल, मतलब सबसे उलझा हुआ कह दूँ या मोस्ट रटने वाला टॉपिक लगता है। उसमें बहुत सारी टेबल्स हैं, बट बड़ी आसान सा क्वेश्चन उसमें से पूछा गया है, बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन ना वैसे देखा जाए तो क्रॉप्स अगेन प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ठीक है जूलॉजी में पूछ लिया है। ओके, मुझे तो सही बता रही हूँ, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया कि बॉटनी और जूलॉजी के ये जो डिफ्रेंसिएशन किया गया इसका क्या
कॉज है क्योंकि मेनली बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। शायद सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया गया होगा बच्चों कि 50-50 क्वेश्चंस के 4 सेक्शन बन सके। ओके, चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। जिस बच्चे ने, मैंने आपको बताया था रिवीजन के वक्त कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में टेबल, सिंगल पेज की एक बड़ी सी टेबल बना लेना, इस तरफ एक तरफ माइक्रोब का नाम और उसके सामने उसके प्रोडक्ट का नाम, और नीट के एग्जाम से पहले उसको ज़रूर रिवाइज करके जाना। 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली वहाँ से पूछे जाते हैं। तो देख लो, साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स पूछ लिया है आपसे, और याद होगा अगर आपको तो दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक फंजाई है। ठीक है, ये तो नाम ही गलत है, स्ट्रेप्टोकोकस सेरिविसी कर दिया। सेरिविसी तो सैक्रोमाइसीस के साथ आता है। और क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, इससे ब्यूटाइलिक एसिड मिलता है। एस्परजिलस नाइगर, ये एक फंजाई है। ठीक है, तो आपको मिक्सअप नहीं करनी है, चीज़ें अलग अलग से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, विच इज़ अ करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट सिम्टम। इस बार है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिसऑर्डर्स पे से क्वेश्चंस आए हैं बच्चों। भी एक पहले हमने और देखा था, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिजीज एंड सिम्टम को मैच करना है, करेक्ट मैच बताना है ना, करेक्ट मैच। ठीक है, चलो बताते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, शुरू में ही गड़बड़ कर दी भाई। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो आप जेनेटिक्स में भी तो पढ़ते हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में पढ़ते हैं, और डीएमडी ड्यूशेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल रेसेसिव में पढ़ते हैं। तो ये जो है, सॉरी, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव में पढ़ते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो क्या है, वो तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ना कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्लियर? तो ये हो गया गड़बड़, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लिख दिया, ये स्टेटमेंट यही गलत हो गया। हाँ, इसका सिम्टम सही लिखा है देखा जाए तो, कि इट कॉज प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, लेकिन टाइप गलत है। और इसी के साथ में एक बार 4th ऑप्शन भी डिस्कस करूँ आपसे, माइस्थेनिया ग्रेविस, ये एक्चुअली ऑटो इम्यून है, इसको इन्होंने जेनेटिक डिसऑर्डर लिख दिया। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। सिम्टम सही है लेकिन लाइन गलत है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर कह दिया इसको, जबकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, अब 2 ऑप्शन बचे आपके पास। आर्थराइटिस में इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं क्या जॉइंट्स? बिल्कुल, आर्थरो यानी जॉइंट, आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन। एंड टेटानी में क्या होता है? कैल्शियम लेवल लो की हाई, कैल्शियम लेवल लो होने की वजह से रैपिड स्पाज्म होते हैं मसल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी करेक्ट मैच है आर्थराइटिस का। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ER इज इनकरेक्ट। ER के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। ठीक है, देखें, SER इज द साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, बिल्कुल ठीक है। RER तो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, SER लिपिड एंड ग्लाइकोजन बनाती है। और SER का एक फंक्शन और याद रखना, डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करती है। RER हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू ER, बिल्कुल। SER इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, बिल्कुल। स्मूथ ER, वो स्मूथ है इसलिए क्योंकि उस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते, डिवॉइड, एब्सेंट। एंड 4th ऑप्शन में कहा, इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER इज प्रेजेंट। क्यों भाई? जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पे हमने ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा। यहाँ पे क्या लिख रहा है? इन, अच्छा ये कह रहा है इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER इज प्रेजेंट। ER होगा ही नहीं प्रोकैरियोट्स में, राइबोसोम्स तो होते हैं प्रोकैरियोट में, बट ER तो एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है ना, और प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं हैं। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ और आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा था, तो 4th इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 2 स्टेटमेंट दिए हैं बच्चों, अगेन स्टेटमेंट पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट, द रिलीज ऑफ, अच्छा यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तो बनते ही हैं, अब रिलीज भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही होंगे क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं रेटेटेस्टिस में, जैसे आप कहते हैं स्पर्मिएशन। ये कह रहा है द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये गड़बड़ कर दी। फ्रॉम कहता ना तो फिर भी ठीक था। इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, तो स्पर्मिएशन की डेफिनेशन लगभग सही हो जाती है अगर ये फ्रॉम लिख देता तो। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। देखो ये स्टेटमेंट वाइज जो पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें यही गड़बड़ हो जाती है, एक एक वर्ड पे ध्यान देके पढ़ना होता है आपको, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सेकेंड स्टेटमेंट,
स्पर्मियोजेनेसिस है ये बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं है, स्पर्मियोजेनेसिस। याद है जब पहले स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं एक नॉन मोटाइल स्फेरिकल सेल, तो उन स्पर्मेटिड्स का इलोंगेटेड मोटाइल सेल में कन्वर्ट होना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ स्पर्मियोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या दी है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ये गड़बड़ कर दिया क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का बनना जो है वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये स्टेटमेंट सही कब होता? अगर ये लिखते इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, तब तो ये सही हो जाता, बट इन्होंने तो लिख दिया स्पर्मेटोगोनिया से बनना, तो ये गलत हुआ। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं बच्चों। तो आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ गया स्टेटमेंट, ये रहा, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विद पेनिसिलियम। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, पेनिसिलियम पे जो चेन ऑफ स्पोर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉनिडिया। सीधा सीधा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, लेक ऑपेरॉन से क्वेश्चन आया, लगभग हर साल आता है, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। अच्छा क्वेश्चन लगा ये मुझे, देखो। इन एन ई कोलाई आई जीन गेट म्यूटेटेड। आई जीन याद है आपको लेक ऑपेरॉन में? ये लेक ऑपेरॉन है, अगर ये लेक ऑपेरॉन का प्रमोटर है, ऑपरेटर है, ये ZYA है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये आई जीन कहलाता है। आई फॉर इनिबिटरी जीन, जो कि क्या करता है? जो कि RNA बनाकर रेगुलेटर प्रोटीन बनाता है, और ये रेगुलेटर प्रोटीन जब ऑपरेटर पे आके जुड़ती है तो इसकी वजह से नो ट्रांसक्रिप्शन, सो नो ट्रांसलेशन। यही पढ़ते हो आप लेक ऑपेरॉन में? ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या कहा कि इस आई जीन में कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ, ढंग से देखना, इट गेट म्यूटेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। गड़बड़ नहीं पढ़ लेना उस क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों ने गड़बड़ किया होगा। म्यूटेशन में ये नहीं कहा कि इसने प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया। अगर ये प्रोडक्ट बनाना बंद कर देता तो आप कहते कि ये हाँ इसको बाइंड ही नहीं करेगा, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, बट इसने ये नहीं कहा। इसने कहा है कि म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, इट्स प्रोडक्ट यानी रेगुलेटरी प्रोटीन कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन होता है, भूल गए? इंड्यूसर खुद लैक्टोज होता है बच्चों। जब लैक्टोज कल्चर मीडियम से अंदर आता है तो लैक्टोज जो कि इंड्यूसर की तरह काम करता है, भाई खुद ही तो जगाएगा ये अपने लैकोपेरॉन को कि मैं आ गया हूँ, मेरे डाइजेशन के लिए आप एंजाइम्स बनाओ। तो ये लैक्टोज इसको पकड़ लेता है, किसको? रेगुलेटरी प्रोटीन को, और ट्रांसलेशन चालू हो जाता है। बट म्यूटेशन ने क्या कर दिया कि इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। लैक्टोज आ तो रहा है मीडियम से, लेकिन वो इसके साथ बाइंड ही नहीं हो पा रहा। तो अगर लैक्टोज रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं हुआ तो रेगुलेटरी प्रोटीन को यहाँ जाने से रोकेगा नहीं कोई, और ये जाती रहेगी, और अगर ये जाती रहेगी तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? चल ही नहीं पाएगा। समझ गए क्या आप बात? कि लैक्टोज के आने के बावजूद भी लैक्टोज नॉर्मली, आप ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कुछ बच्चों का गलत भी हुआ होगा, क्योंकि नॉर्मली हम सिंपली यही पढ़ते हैं कि जैसे ही लैक्टोज मीडियम से सेल में एंटर करता है तो क्या कर देता है लैक्टोज, अंदर जाकर इसको पकड़ लेता है रेगुलेटरी प्रोटीन को, और ये प्रोसेस चालू हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये पकड़ ही नहीं पा रहा है इसको। अब आपसे पूछा कि इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज तो व्हाट विल बी द आउटकम। ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज है पर फिर भी आउटकम क्या आएगा? RNA पॉलीमरेज विल बाइंड द प्रमोटर रीजन। कहाँ से बाइंड होगा RNA पॉलीमरेज? वो तो तब बाइंड होता ना, मतलब तब काम करता ना एक तरह से जब ये इनहिबिटरी प्रोटीन या रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ से हटती, बट वो तो हटी नहीं। ओनली Z जीन विल गेट ट्रांसक्राइब्ड। क्यों भाई? Z होंगे तो तीनों होंगे, नहीं होंगे तो तीनों ही नहीं होंगे, तो ये भी गलत। ZYA विल बी ट्रांसक्राइब्ड या ZYA विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। एक जगह ट्रांसक्राइब लिख दिया, एक जगह ट्रांसलेशन लिख दिया, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना।
ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ही ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो कह रहा है कि इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो ज़्यादातर बच्चों ने सही किया होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि म्यूटेशन ने क्या किया है, बाइंड नहीं होने दिया है लैक्टोज को इंड्यूसर से, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं शुरू हो सकता बच्चों, रुका ही रहेगा, यही वाली कंडीशन रहेगी जो इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में कंडीशन थी ना, वही कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में भी रहेगी। वेरी गुड क्वेश्चन, और यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो फोर्थ इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। समझ में आ गया अच्छी तरह से? चलो बढ़ते हैं आगे। नहीं समझ में आया दोबारा सुन लेना क्या बोला मैंने बैक करके, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जिसने ये ध्यान से नहीं पढ़ा ना इसमें कि म्यूटेशन कैसे हुआ है, उसने गड़बड़ कर दिया होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, अच्छा कॉकरोच पे क्वेश्चन था भाई एक, टेगमिना इन कॉकरोच अराइज फ्रॉम, टैगमिना किससे अराइज होता है, सीधा सीधा आपको पता है मीजोथोरैसिक विंग, है ना। प्रोथोरैक्स पे तो विंग होते ही नहीं है, एक पेयर मीजोथोरैक्स पर और एक पेयर मेटाथोरैक्स पर, क्लियर। तो टेगमिना जो है वो मीजोथोरैक्स से अराइज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक, एनिमल किंगडम से बड़ा आसान क्वेश्चन था, डाइजेस्टिव ट्रैक हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड। अगर आपने एव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हो बच्चों, तो एव्स में यानी बर्ड्स में एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, वो अपना दाना पहले अंदर लेते हैं, चुग लेते हैं, पता है आपको, क्रॉप में रख लेते हैं, और फिर गिजर्ड एक ग्राइंडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि टीथ तो होते नहीं है बर्ड्स के, तो वो गिजर्ड से उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको वो ऑप्शन चूज करना था जिसमें सभी नाम बर्ड्स के हैं। तो देखो, पैवो, सेटैक्युला, कॉर्वस, क्रो है, सेटैक्युला पिजन, पैवो पिकॉक, तीनों ही बर्ड्स हैं। कॉर्वस सही है, कोलंबा सही है, कैमेलियन गड़बड़ कर दिया, बूफो गड़बड़ कर दिया, टोड, बेलेनोप्टेरा वेल ये भी गलत कर दिया, बेंगैरस भी गलत हो गया, कटला फिश है गलत, कोलंबा बर्ड है, क्रोकोडिलस रेप्टाइल है, तो सिर्फ यही करेक्ट है, ठीक है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में हालांकि आपको सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने देख लिया फर्स्ट में तीनों बर्ड्स हैं तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो ना अपने नीट के लिए, तब आप सारे ऑप्शंस देखा करो, उससे नॉलेज बढ़ती है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से स्पर्मेट, अच्छा ये क्वेश्चन ना मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस पे ही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट फॉर oogenesis। यानी देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ना आपको वो स्टेटमेंट्स चूज करने हैं इन 5 में से जो दोनों प्रोसेस का डिफरेंस बता रहे हो। वो स्टेटमेंट सही या गलत नहीं, सही तो मुझे लगभग इसके सारे ही स्टेटमेंट लगे, आपको वो स्टेटमेंट चूज करने हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस पे लागू होते हैं पर oogenesis पे अप्लाई नहीं होते। देखो, फर्स्ट, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट, तो ये तो दोनों पे ही अप्लाई होता है, हैप्लॉइड गैमीट तो दोनों में ही बनते हैं, तो ये ऑप्शन आपको चूज नहीं करना, समझ गए। सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। याद करो, स्पर्मेटोजेनेसिस में अभी भी बताया था मैंने तुमको कि पहले तो स्पर्म्स बन के कंप्लीट होते हैं स्पर्मेटिड की फॉर्म में, और स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ होता है, ये डिफरेंशिएशन वाली स्टेज है, मियोसिस यहीं पर पूरा हो चुका होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो डिफरेंशिएशन है वो मियोसिस के बाद होता है, लेकिन oogenesis में आप ऐसा कुछ नहीं पढ़ते कि पहले ऊटेड बने फिर ओवम बने, सीधा ओवम बन जाता है मियोसिस सेकेंड खत्म होते ही। तो इसका मतलब oogenesis के लिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है, जो कि हम चाहते हैं, हमें ऐसा ही स्टेटमेंट ढूंढना है जो स्पर्मेटोजेनेसिस पे अप्लाई होता है, oogenesis पे नहीं, तो ये हमें चूज करना पड़ेगा। थर्ड पे आओ, Meiosis occur continuously in a mitotically dividing stem cell population। जो स्टेम सेल पॉपुलेशन का मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया है, आपको पता है वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं, और जब नंबर बढ़ाते हैं तो उनमें से कुछ ग्रोथ करके मियोसिस शुरू कर देते हैं, है ना। अगर oogenesis में जाएं हम, तो oogenesis में क्या ऐसा होता है क्या कि जब oogenesis में क्या होता था, याद करो, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते थे तब oogonia को जितना मल्टीप्लाई करना है वो कर लेते थे, यस और नो, और ग्रोथ करके प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते थे और मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट पर अरेस्ट हो जाते थे। क्या बाद में जब बर्थ हो जाता है, जब एक्चुअल बाकी का मियोसिस स्टार्ट होगा, तब माइटोसिस साथ में चलता है क्या, तब बाद में oogonia मल्टीप्लाई करते हैं क्या बर्थ के बाद, नहीं। तो इसका मतलब ये करेक्ट डिफरेंस हुआ कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, मियोसिस जो है वो
कंटिन्यूअसली चलता रहता है अलॉन्ग विद द माइटोसिस। ये कहना चाह रहा है ये कि एक तरफ तो स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करते रहते हैं और एक तरफ मियोसिस भी चलता रहता है स्पर्म्स बनाने के लिए। लेकिन oogenesis के लिए ये स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल, क्योंकि oogenesis में जितना भी मल्टीप्लिकेशन होना है वो बर्थ के पहले ही हो जाता है और मियोसिस की जो एक्चुअल स्टेजेस हैं वो सब प्यूबर्टी से शुरू होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ऑफ चॉइस होगा। येस, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? देखो, नेक्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्टेटमेंट करेक्ट है कि इट इज कंट्रोल्ड बाय द LH एंड FSH सिक्रीटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी। बट क्या ये डिफरेंस है क्या दोनों का? नहीं, दोनों पे ही अप्लाई होता है ये स्टेटमेंट। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को भी यही दोनों कंट्रोल करते हैं, oogenesis को भी यही दोनों करते हैं, तो ये हम चूज नहीं कर सकते इस ऑप्शन को। समझ रहे हो ना बात? और फिफ्थ ऑप्शन कहा गया है इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। बिल्कुल, ये तो बेसिक डिफरेंस है दोनों का। स्पर्मेटोजेनेसिस पर अप्लाई होता है, oogenesis पर नहीं होता। थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन था ना। तो B, C एंड E ऑप्शन जो है B, C एंड E ये आपको चूज करना है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। बायोलॉजी में सारा गेम लैंग्वेज का होता है। कॉन्सेप्ट्स के बाद आपको लैंग्वेज पकड़ना आना चाहिए और वो तभी आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलो फिर से भाई स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट बड़ा आसान है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। बिल्कुल, ब्लड उन्हें डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है क्या? इंटेस्टाइन से नहीं कर सकता। इसीलिए आपको पता है कि स्पेशल कैपिलरीज होती हैं लैक्टियल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो कि जिनमें लिपिड कैसे एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन। पढ़ते हैं ना आप लोग कि जो इंटेस्टाइन की मान लो ये ल्यूमेन है और ये इंटेस्टाइनल सेल है ना विलाय के साथ, तो जब लिपिड यहाँ आता है तो इस पर प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है और इसको आप कहते हैं काइलोमाइक्रॉन। ठीक है, इस काइलोमाइक्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए लैक्टियल्स होती हैं। ये पहले लैक्टियल्स में जाता है, लैक्टियल्स इन्हें लिम्फेटिक वेसल्स में ले जाती हैं और फिर फाइनली इन्हें ब्लड में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ब्लड इसको सीधा, जो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बच्चों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हुआ था कि मैम ये स्टेटमेंट गलत क्यों हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो लिपिड्स हैं वो लिम्फेटिक्स ने भी क्या किया, लिम्फेटिक्स ने भी उन लिपिड्स को अल्टीमेटली तो ब्लड को ही दिया ना। लेकिन बच्चों वो ये थोड़ी ना कह रहा है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा कहा गया है भाई अगर ब्लड उसको सीधा भाई एब्जॉर्प्शन वर्ड लिखा है, देखो अब ब्लड रिसीव कहीं से भी करे, हर चीज़ को एब्जॉर्प्शन थोड़ी ना कहोगे आप। एब्जॉर्ब तो नहीं कर पाया ना वो, एब्जॉर्ब का मतलब इंटेस्टाइनल सेल से सीधा उठाना, वो तो नहीं कर पाया ब्लड, तो इसलिए आप यही कहेंगे कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है। क्लियर है? तो सेकंड ही यहाँ पे करेक्ट चॉइस है। चलिए नेक्स्ट, लिपिस लूप, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। लिपिस लूप किस में आता है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे एक क्वेश्चन आता ही आता है डेफिनेटली, 2 आए इस बार, एक क्वेश्चन और आएगा भी, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय सिक्रीशंस फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। भाई सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा। तो आपको इसमें क्या बताना है, इनमें से क्या सलाइवा का फंक्शन नहीं है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स, इसी में उलझ गए होंगे शायद। ये कह रहा है डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स मतलब जैसे मान लो माल्टोज है, तो क्या सलाइवा माल्टोज को डाइजेस्ट करती है क्या? नहीं, सलाइवा में जो एंजाइम है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है बच्चों। सलाइवरी अमाइलेज होता है ना, और स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में। स्टार्च जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है, माल्टोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है। अगर ये लिखते फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकेराइड तब तो ये सही होता, बट ये कह रहे हैं डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड, तो सलाइवा माल्टोज को डाइजेस्ट नहीं करती है, ये गलत हुआ। ठीक है, ये नहीं है फंक्शन सलाइवा का। कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ, बिल्कुल सलाइवा में लाइसोजाइम होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, ये सही है। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यस सलाइवा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करती है। एंड लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, बिल्कुल। तो आपसे नॉट पूछा था तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए
विच इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इसमें से क्या, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से, सबको पता है न्यूरोग्लिया नर्वस टिश्यू का पार्ट है, ना कि कनेक्टिव का। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आ जाए नीट में, मज़ा आ जाए, हाँ सही है, फिर तो कोई कंपटीशन नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी बच्चों। देन डेट्राइटिवोर्स, फिर से डीकम्पोजिशन पे क्वेश्चन आया। आई थिंक 2 क्वेश्चन तो हमने बॉटनी सेक्शन में देखे थे डीकम्पोजिशन से रिलेटेड, एक और आ गया या तो एक था वहाँ पे। डेट्राइटिवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जो फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है यहाँ पे, डीकम्पोजिशन का जो वेरी फर्स्ट स्टेप है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। हो सकता है कुछ बच्चों ने जल्दीबाजी में यहाँ डीकम्पोजिशन भी टिक कर दिया हो, लेकिन डीकम्पोजिशन तो 5 स्टेप्स को मिलाकर कहते हैं, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि स्पेशली जो डेट्राइटिवोर्स होते हैं, अर्थफॉर्म वगैरह, वो डेट्राइटस को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ रहा है, तो उसका आंसर होगा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। चलिए भाई, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। भाई फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ विद रेफरेंस टू माइटोसिस, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एट एनाफेज, बिल्कुल ठीक। ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, ये भी बिल्कुल ठीक। सेंटर पे अरेंज हो जाते हैं सारे क्रोमोसोम्स मेटाफेज में, इसीलिए मेटाफेज कहते हैं उसे। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, बार बार चीख चीख के लेक्चर में कई बार समझाते हैं कि स्पिंडल फाइबर याद रखना काइनेटोकोर पे जुड़ा हुआ होता है ना। काइनेटोकोर जो सेंट्रोमियर के लैटरल साइड पर होता है, ना कि सेंट्रोमियर से जुड़ता है। कई बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एक रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जुड़ता तो है क्रोमोसोम से, लेकिन सेंट्रोमियर पे नहीं जुड़ता, काइनेटोकोर पे जुड़ता है, ठीक है। एंड क्रोमोसोम डीकंडेंस एट टेलोफेज, बिल्कुल डीकंडेंस यानी वापस उलझ जाते हैं, वापस एक नेटवर्क बना लेते हैं। तो आपको क्या चूज करना था बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए 3 से 4 क्वेश्चंस हो गए सेल डिवीजन के, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें लग आपको कैलकुलेशन बेस्ड रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। इफ द लेंथ ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता है कि ह्यूमन डीएनए 2.2 मीटर का होता है लगभग, और उस 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो अगर लेंथ हाफ कर रहे हो तो बेस पेयर का नंबर भी हाफ कर दो ना, तो कितना आएगा आंसर, 3.3 इंटू 10⁹। पावर को थोड़ी ना चेंज करना है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक में 9 एक में 6, तो कौन सा होगा, ऑप्शन 2। वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है लेंथ ऑफ डीएनए वाला, आ तो उससे भी जाएगा, बट सीधा सीधा है यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3rd क्वेश्चन, बहुत आसान। oogenesis कब स्टार्ट होता है। देखो इस बार मुझे ना ये चीज़ थोड़ी सी कम समझ में आई कि जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन है, तो तीनों ही गैमेटोजेनेसिस पर है ना, जबकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, बट तीनों क्वेश्चन इस पर गैमेटोजेनेसिस। इस तरह के क्वेश्चंस इस बार बहुत देखे गए हैं जहाँ सेम टॉपिक सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें ही पूछी जा रही हैं, ओके। बट ठीक है, तो एनटी की इच्छा है, एग्जामिनर की इच्छा है, वो क्या पूछना चाहता है, क्लियर है। पर हाँ, इस तरह के पेपर सेटिंग में एक प्रॉब्लम हो जाती है, अगर किसी बच्चे को गैमेटोजेनेसिस नहीं आता अच्छी तरह, तीनों ही क्वेश्चन उसी से पूछ लिए, तो फिर वो तीनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। अलग अलग टॉपिक से पूछते, कोई स्ट्रक्चर से पूछते, कोई पार्चुरेशन से आ जाता, कोई फर्टिलाइजेशन से आ जाता, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है नॉलेज का, ठीक है। बट कोई नहीं, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये आपके सेक्शन ए के क्वेश्चंस थे। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे, वेयर यू हैव टू अटेम्प्ट 10 आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस। देखें, फर्स्ट, which is not a desirable feature of a cloning vector। बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर्स के 3 डिजायरेबल फीचर्स दे रखे हैं। उसके पास ओराई होना चाहिए, उनके पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर के पास रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए बच्चों। और अगर आपने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें लिख रहा है कि 1 रिकॉग्निशन साइट इज मोस्ट प्रेफरेबल, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा साइट्स होती हैं तो वो वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देती हैं। लेकिन जितने भी एग्जाम्पल्स आपने क्लोनिंग वेक्टर के पढ़े हैं, PBR 322 या PUC 19, सब पे आपने मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स पढ़ी है ना, क्योंकि उनको डिज़ाइन इस तरह किया गया है जिससे जो भी एक वेक्टर है उसको आप अलग अलग टेक्निक्स में यूज़ कर सके, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज ज़रूर हुए होंगे। देखो ऑप्शंस क्या थे,
प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट, प्रेजेंस ऑफ हो रहा है, ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा। प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन लिख दिया, वो सेलेक्टेबल मार्कर की बात हो रही है। प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ये दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है। तो अगर हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलें तो वन साइट को प्रेफर किया जाता है, मोर देन साइट्स कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती हैं, तो इसलिए यहाँ पर नॉट अ डिजायरेबल फीचर अगर आपको चूज करना है तो वो ऑप्शन 1 होगा। वो बात अलग है कि ज़्यादातर क्लोनिंग वैक्टर्स जो बायोटेक में यूज़ किए जाते हैं दे हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट, ऑल्दो इट इज़ अ अनडिजायरेबल फीचर, बट फिर भी उसी के साथ वैक्टर्स को बनाया गया है, ठीक है, ओके। चलिए फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन है बच्चों, बट इस बार सिनैप्स से रिलेटेड है। सिनैप्स ह्यूमन फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम में आप पढ़ते हैं, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स 2 तरह के होते हैं, केमिकल सिनैप्स, इलेक्ट्रिकल। ज़्यादातर कौन से टाइप के हैं? केमिकल सिनैप्स। तो कहीं कहीं हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिनैप्स है, पर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। देखो, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल सिनैप्स, केमिकल सिनैप्स ध्यान है ना, अगर ये एक्सॉन टर्मिनल है तो जो नेक्स्ट डेंड्राइट होगा उन दोनों के बीच में गैप होगा, और जब वेसिकल यहाँ रप्चर होगी तो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, वो जब डेंड्राइट को टच करेगा तो फिर इंफॉर्मेशन इसमें आएगी, ठीक है। सीधा केमिकल अंदर नहीं आ रहा, केमिकल के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, तब ये फिर अपना नर्व इम्पल्स इसमें शुरू होगी, ठीक है। तो और इलेक्ट्रिकल सिनैप्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में सीधा कोई गैप नहीं है दोनों के बीच में, डायरेक्ट, जैसे वायर कनेक्टेड होता है ना, कहीं से भी वायर टूटा तो कनेक्शन टूट जाएगा, सर्किट टूट जाएगा, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में डायरेक्ट कनेक्शन होता है, कोई केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स का यूज नहीं होता, सीधा नर्व इम्पल्स चलती रहती है, ठीक है। तो बताओ सोच के इन दोनों में से फास्टर कहाँ होगा? यही होगा इम्पल्स का कंडक्शन, क्योंकि यहाँ तो टाइम लगेगा, वेसिकल आएगी, रप्चर होगी, रिलीज होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखना क्या कह रहा है, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल सिनैप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल। सही कहा है क्या इसने? गलत कह दिया, जस्ट उल्टा, ओके। सेकेंड, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन द इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। ये भी बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिकल में ही सीधा जाता है करंट, करंट मतलब नर्व इम्पल्स। एंड केमिकल सिनैप्स यूज न्यूरो ट्रांसमीटर्स। यस, ये भी बिल्कुल ठीक। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था ना, तो ऑप्शन 1, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम अच्छा ये सॉरी बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है जो अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन। इसमें एक ही वर्ड का सारा खेल है, अगर वो वर्ड पे किसी ने ध्यान नहीं दिया ना तो गड़बड़ कर दी होगी। देखो, स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो। अब यहाँ पढ़ते ही अगर सीधा पढ़ना शुरू कर दिया तो गड़बड़। आगे देखो क्या लिखा है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ऊपर तो कह दिया ह्यूमन इंसुलिन और फिर आगे कह दिया जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए आपको ऑप्शंस बताने हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता, सिर्फ ह्यूमन इंसुलिन पढ़ के करते ना, तो आपको सारे स्टेटमेंट सही लगते और सब सही भी हैं। लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के रेफरेंस में देखोगे ना, तो देखो ज़रा, फर्स्ट प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। बात तो सही है कि जो प्रो हार्मोन होता है उसमें ए और बी को कनेक्ट करते हुए सी पेप्टाइड होता है, बट क्या ऐसा कुछ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में होता है क्या? नहीं, उसको तो सीधा ए और बी पेप्टाइड से बनाया जाता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। किसके लिए हो गया? ह्यूम्यूलिन के लिए। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को ह्यूम्यूलिन भी कहते हैं, ये तो पता है आपको। चलिए, सेकेंड, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली। यस, एली लिली कंपनी ने यही किया था कि अलग अलग चेन्स को सेपरेट किया था, बनाया था जीन्स को, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। पहले 2 जीन एक्सट्रैक्ट किए, उनसे 2 चेन बनाई, फिर उनको आर्टिफिशियली कंबाइंड करके इंसुलिन को एक्टिव फॉर्म में बनाया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड, इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग। ठीक है, लेकिन ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड के लिए गलत है। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ मैच्योर एंड फंक्शनल इंसुलिन। अगेन बात सही है, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए गलत है। समझ गए ना बात आप?
सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन इंसुलिन, बात सही है, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो उसके लिए ये भी गलत है। तो पांचों में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पर अप्लाई होता है, एंड दैट इज द स्टेटमेंट बी। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह की अप्रोच से आपको क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। नेक्स्ट, विच आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच। पहले तो मुझे पीटीएच का दूसरा नाम बताओ। जब भी मैं पीटीएच पढ़ाती हूँ तो हमेशा आपको बोलती हूँ कि इसको इसके दूसरे नाम से याद रखना, तभी इसके फंक्शन याद रहेंगे आपको। हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन, यानी विच कॉज हाइपर कैल्सीमिया, कैल्सीमिया यानी कैल्शियम इन ब्लड। तो ये क्या करता है, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन कहते हैं। अब बताओ कैसे करता है। तो आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा पीटीएच का फंक्शन नहीं है, नॉट द इफेक्ट ऑफ पीटीएच। ठीक है भाई, पहला स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। अच्छा, ये सबको ध्यान है ना कि ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को कैसे बढ़ाता है। अगर ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें आप चाहते हो कैल्शियम लेवल बढ़ जाए, तो कहाँ कहाँ से बढ़ाएगा, बोन्स को रिजॉर्ब करके लाएगा कैल्शियम को। ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन करवाएगा। और किडनीज में जो रीनल ट्यूब्यूल है वहाँ से भी रीएब्जॉर्प्शन करेगा, बिल्कुल। जो इंटेस्टाइन है उसमें जो खाना हम खा रहे हैं वहाँ से भी रीएब्जॉर्ब करेगा, तभी तो अल्टीमेटली कैल्शियम का ब्लड लेवल बढ़ेगा। अब देखो, फर्स्ट में कहा इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, बिल्कुल ठीक है, ये इसका एक फंक्शन है। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कॉन्ट्राडिक्टरी बात कह दी, ये इसका फंक्शन नहीं है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये चीज ध्यान रखना बच्चों आपके, आप टिक और रॉन्ग किसके लिए लगा रहे हो, अपने क्वेश्चन के रेफरेंस में लगा रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट के रेफरेंस में लगा रहे हो। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल से लेगा, बिल्कुल इसका फंक्शन है। डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, फूड से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा कि बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, तो ये गलत, ये इसका फंक्शन नहीं है। एंड इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड इसका कोई फंक्शन हम नहीं पढ़ते हैं, तो ये भी नहीं है। अब क्वेश्चन देखो, नॉट द इफेक्ट्स, तो इसमें से कौन कौन से पीटीएच के फंक्शन नहीं है, बी, डी एंड ई, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। समझ गए, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर जल्दीबाजी में आपने देखो यहाँ पे ए एंड सी भी होगा किसी ऑप्शन में, ये रहा, तो गड़बड़ हो सकती थी। ठीक है, पूरा आते हुए भी +4 तो जाते ही आपके -1 और हो जाता। चलो, इवोल्यूशन से क्वेश्चन है भाई, एक और क्वेश्चन आगे, एक नेचुरल सिलेक्शन पे था, एक इस पर है, इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर होमोलोगस ऑर्गन, बिल्कुल गलत, एनालॉगस है, सीधा सीधा पढ़ते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यस, एसी पढ़ते हैं हम, एचडी और एसी। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी, बिल्कुल ठीक है। एनालॉगी क्यों, क्योंकि स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम का है, दोनों का ओरिजिन अलग अलग हुआ है बट फंक्शन सेम कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, तो ये एनालॉगी हुआ। ठीक है, होमोलॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, बिल्कुल ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन्स यानी जब कोई कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए और जहाँ जहाँ गए उसके अकॉर्डिंग ऑर्गन्स फंक्शनली डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, दैट इज ऑप्शन 1। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट इनकरेक्ट करते करते ही पूरा पेपर खत्म हो जाएगा लगता है। ठीक है, देखिए भाई, करेक्ट अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आ गया, मोस्ट अवेटेड टॉपिक बच्चों का है ना। इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर, जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ता है तो इट कॉजेज क्लोजिंग ऑफ सेमिलिनर वॉल्व। सेमिलिनर वॉल्व कहाँ होते हैं, राइट वेंट्रिकल को पुश करना है ब्लड को पल्मोनरी एओर्टा में, लेफ्ट वेंट्रिकल को पुश करना है सिस्टेमिक एओर्टा में, तो दोनों एओर्टा पे होते हैं सेमिलिनर वॉल्व। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एसएलवी खुलेंगे कि बंद होंगे, खुलेंगे, ये कह रहा है इट कॉज क्लोजिंग ऑफ वॉल्व, तो ये गलत हुआ। सेकेंड, द एवी नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या कर दिया भाई, गड़बड़ कर दिया। ऐसे नोड होती है वो, तो सबसे पहली पेसमेकर ऑफ हार्ट कौन सी है, ऐसे नोड। जब ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट करती है 0.1 सेकेंड के लिए, उसी से तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता था, एट्रियल सिस्टोल, तो ये भी गलत हो गया। एवी नोड से तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वेंट्रिकल्स में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थर्ड, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन
ड्यू टू द, कब ओपन होते हैं सुनना ही क्या कह रहा है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व समझ गए ना आप लोग, ये वाले वॉल्व, ये राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वॉल्व और इस पे बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये कह रहा है कि द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, यानी जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये वॉल्व ओपन होंगे। क्यों भाई, जब शुरुआत हुई कार्डियक साइकिल की और जब चारों जॉइंट डायस्टोलिक स्टेज में होते हैं, यानी जब एट्रियम की फिलिंग हो रही होती है, यानी एट्रियम डायस्टोलिक स्टेज में होता है और वेंट्रिकल भी डायस्टोलिक स्टेज में होता है, तब भी तो दोनों वॉल्व खुले रहते हैं बच्चों, तब भी तो ब्लड की फिलिंग चलती रहती है, एट्रियम की भी फिलिंग चल रही होती है और वेंट्रिकल की भी चल रही होती है। सिर्फ होता क्या है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जो रिमेनिंग ब्लड होता है एट्रिया में, जो रह गया थोड़ा बहुत, वो भी अंदर आ जाता है, ना कि ऐसा कि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब ये दोनों वॉल्व खुलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। कार्डियक साइकिल बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली हमने पढ़ा है और उससे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एंड फोर्थ, ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, जो अभी अभी मैंने बताया कि जब हार्ट जॉइंट डायस्टोल में होगा तो एट्रियम से ब्लड फ्रीली वेंट्रिकल में आता रहेगा अलोंग द ग्रेविटी। तो सिर्फ यही एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई, इसमें क्या करना है हमें, मॉलिक्यूल्स को फंक्शन से मैच करना है। कर देते हैं। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड है, ठीक है, ए का फोर्थ दो ऑप्शन में है, चलो भाई। ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स किस में आती हैं, एंटीबॉडीज में, बी को थर्ड से मैच करना है, सिर्फ इसी में है, तो ये मिल गया आपको आंसर। फिर भी देख लो, सी फर्स्ट स्टेरॉइड हार्मोन है और थ्रोम्बिन एक बायोकैटलिस्ट है, थोड़ा सा उलझा दिया आपको, बायोकैटलिस्ट मतलब एंजाइम, तो थ्रोम्बिन एंजाइम नहीं है क्या, थ्रोम्बो का मतलब एक तरह से जो ब्लड कास्केड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उनमें से एक है ना, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में बदलता है और थ्रोम्बिन जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, इसलिए ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 1। ये मल्टीपल चैप्टर से मिला जुला क्वेश्चन है ना, इसमें अलग अलग चैप्टर्स के मॉलिक्यूल से क्वेश्चन बना दिया है। चलिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, चलो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, बताते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है क्या या स्पेसिफिक थी, बताओ जल्दी बताओ। स्पेसिफिक थी ना, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक तो हम नेचुरल इम्यूनिटी को कहते हैं, तो ये कह रहा है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस एट द टाइम ऑफ बर्थ, और ये कह रहा है टाइम ऑफ बर्थ से प्रेजेंट है, दोनों ही बातें गलत कर दी, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स यानी सेकेंडरी रिस्पॉन्स की बात हो रही है, सेकेंडरी टर्शरी जो भी सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स है, एनेम्नेस्टिक जो मेमोरी पर बेस्ड होता है, इज एलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, यस, एंड एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, बिल्कुल ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में मिल गया आपको ऑप्शन 1। ठीक, चलिए, हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आप जेनेटिक्स में मिजेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, उसी के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बनाया गया। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन देखनी थी, कॉन्सेप्ट लगाना था, देखना। क्वेश्चन में बोला गया है कि ई कोलाई की 10 सेल्स हैं शुरुआत में, जिनके पास N15 डीएनए है, हैवी डीएनए है, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स में। उन्हें इंक्यूबेट किया गया है एक ऐसे मीडियम में जहाँ पर N14 वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी अब जितना भी नया डीएनए बनेगा वो N14 के साथ बनेगा। आफ्टर 60 मिनट्स हाउ मेनी ई कोलाई सेल्स विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15, यानी ऐसा डीएनए जिसमें N15 का एक भी स्ट्रैंड नहीं हो। तो यानी आपको लाइट डीएनए वाली सेल्स काउंट करनी है। शुरुआत की गई है हैवी डीएनए वाली 10 सेल्स से, ठीक है। क्वेश्चन पे हम बाद में जाएंगे, पहले आप मुझे नॉर्मली बताओ कि अगर एक हैवी डीएनए है, ये हैवी डीएनए N15 है दोनों में, ठीक है, तो अगर हम 20 मिनट जो कि ई कोलाई का रेप्लिकेशन टाइम होता है, मतलब सेल डिवीजन टाइम होता है,
20 मिनट के बाद इस एक डीएनए से अगर 2 डीएनए बनते तो कैसे बनते बच्चों? N15 अलग हो जाता और जो नए स्ट्रैंड बनते वो N14 वाले बनते। यस और नो? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं? ठीक है। देन फिर नेक्स्ट 20 मिनट यानी 20 + 20 40 मिनट्स के बाद बताओ क्या होता? 40 मिनट्स के बाद इसमें देखना क्या होता? N15 अलग हो जाता और N14 अलग हो जाता और नए वाले तो N14 के ही बनते। ठीक है, ऐसा ही सेम इसमें होता, N14 अलग होता, N15 अलग होता और नए जो बनते वो स्ट्रैंड तो N14 के ही बनते। ठीक है, यानी 2 लाइट डीएनए और 2 हैवी डीएनए। ओके, ओ हैवी नहीं, हाइब्रिड डीएनए। नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर और 20 मिनट यानी 60 मिनट्स के बाद बताओ क्या होता? 60 मिनट्स के बाद पहले इसको देखो, जब ये करता तो एक N15 अलग, N14 अलग, ठीक है, और नया जो बनता वो तो N14 का ही बनता। ये मैंने इसके रेफरेंस में बताया तुम्हें। इसके रेफरेंस में जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं वो भी 14 के हैं, जो न्यू बनते वो भी 14 से ही बनते। ओके, सेम ऐसा ही यहाँ भी कहानी होती। इससे पेरेंटल स्ट्रैंड भी N14 के हैं, नए भी N14 के बनते और इससे क्या होता? इससे एक 15 है, एक पेरेंटल 14 है और नए वाले 14 के ही बनते। यस और नो? तो इसका मतलब 60 मिनट के बाद जहाँ पर हमें रिजल्ट देखना है, अगर हम एक सेल से शुरुआत कर रहे हैं, ये इकोलाई की एक सेल है तो 1 से बनी 2, 2 से बनी 4 और 4 से बनी 8 सेल्स। तो 8 सेल्स में मुझे बताओ कितने डीएनए हैं विच आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम N15? इन 8 सेल्स में 6 डीएनए लाइट हैं कि नहीं, जिनमें बिल्कुल भी N15 नहीं है, सिर्फ 2 हाइब्रिड है। अब हमें हाइब्रिड से तो मतलब ही नहीं है, हमें तो लाइट डीएनए का नंबर बताना है। तो 8 सेल्स में 6 के पास लाइट डीएनए है इन 6 सेल्स। और आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है? आपको 10 सेल्स के रेफरेंस में करनी है। यानी कि अगर हम ऐसा कहें कि 8 ई कोलाई सेल्स में से 6 के पास लाइट डीएनए है, यस और नो? कब? आफ्टर 60 मिनट्स। तो अगर 10 सेल्स ने, कहाँ गया? अगर 10 सेल्स ने बच्चों रेप्लिकेशन स्टार्ट किया था तो मुझे बताओ कितनी सेल्स बनी होंगी? 10 से 20, 20 से 40 और 40 का डबल यानी 80। यहाँ पे 40 + 20 60 मत कर देना, सेल्स तो डबल करोगे ना। 40 सेल्स हैं, 40 ई कोलाई तो डिवाइड करके 80 ई कोलाई बन जाएंगे। तो 8 में आपको पता है कितने हैं, तो 80 में नहीं निकाल सकते क्या? तो 80 ई कोलाई सेल्स में 6/8 × 80, 60 सेल्स ऐसी होंगी जिनके पास लाइट डीएनए होगा। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इस तरह इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 दिया है, 10 नहीं देते 1 देते तो आंसर में 6 होता। फिर क्लियर? समझ में आ गया क्या अच्छी तरह से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डाइवर्सिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है भाई। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। नहीं भी पता बाकी कुछ, तो ये तो पता है कि सेल वॉल नहीं होती। देखो फिर सेम टॉपिक पे क्वेश्चन आया, तो गलत। साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, ब्लू ग्रीन एल्गी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। बहुत आसान। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक। क्यों भाई ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहाँ गए? कीमो कहाँ गए? गलत। नेक्स्ट क्या बोला है आपको? स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक। बात ठीक है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। प्रोटिस्ट है, मोनेरंस नहीं है, इन्होंने किंगडम मोनेरा में रख दिया है इसको, तो ये भी गलत। तो सही स्टेटमेंट आपको मिल गया ऑप्शन 2, ठीक है। लास्ट 5 क्वेश्चंस बचे हैं, देख लेते हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। द रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, है ना, कुछ बच्चों ने बोला था लाइव रिएक्शंस में कि न्यूमेरिकल्स थे इस बार, तो यस न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों। द रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बिटवीन द जीन्स, अलग अलग जीन्स के बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी दी है, आपको इनकी जीन मैपिंग करनी है, याद है? हालांकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन जब भी आपको मॉर्गन का लिंकेज पढ़ाया जाता है तो उसके लास्ट में एक लाइन है कि एल्फ्रेड स्ट्रैटिवेंट ने जीन मैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। तो वहाँ पर जेनेटिक्स में आपको मैं भी करवाती हूँ हमेशा इस तरह का एक क्वेश्चन, और जहाँ से भी आप पढ़े हैं आपको इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली करवाए गए होंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो, बहुत आसान है। जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी होती है ना 2 जीन्स के बीच की, वही उनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक। तो
पहला कह रहा है ये ए एंड सी, मान लो ए जीन यहाँ है और सी यहाँ पर है, तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस कह रहा है ये 5, मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 5% कह रहा है ना, तो इसके बीच में डिस्टेंस भी 5 ही हुआ, 5 सेंटीमॉर्गन। डिस्टेंस को सेंटीमॉर्गन में मेजर करते हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर, ठीक है। तो अभी तो मैं सिर्फ 5 ही लिख देती हूँ। फिर बोल रहा है कि बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस 15% है, ठीक है। ये अगर सी है तो मान लो बी यहाँ कहीं होता तो 15 होना चाहिए था इनके बीच का डिस्टेंस। अगर बी यहाँ भी हो सकता था, इस तरफ भी तो हो सकता था, तो अगर मान लो इस तरफ होता बी और इन दोनों के बीच का 15 होता, है ना, तो फिर ए और बी के बीच का 15 से कम होना चाहिए था। बट यहाँ दिया है ए और बी के बीच का 20% है, तो ए और बी 15 + 5 20 बैठ रहा है। अभी तक का डेटा तो सही है। चलो, बी एंड डी का 9% है। अब डी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। एक बार यहाँ बना के देखूँ, बी एंड डी का अगर 9 है तो सी और डी का 15 + 9 24 होना चाहिए। यस है, सी एंड डी का 24, ठीक है, तो यहीं आएगा डी। और ए एंड डी का 29 देख लो, ए और डी का 29 बैठ रहा है कि तीनों को ऐड कर लो, ये 24 तो हो ही गया था, +5 29, तो ये पोजीशन रहेगी जीन्स की। पहले ए होगा, फिर सी, फिर बी और फिर डी, ए सी बी डी। दिस इज द करेक्ट चॉइस। समझ गए? इस तरह जीन मैपिंग की जाती है। नो डाउट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में ऐसा, बट जनरली जेनेटिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। बढ़े आगे, ये रहा कॉन्ट्रासेप्टिव्स का क्वेश्चन। डायाफ्राम्स, बैरियर डिवाइसेस, दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। देन ए का है 4th, ए का 4 2 में है। चलो भाई, बी में बोला है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि ओरली ली जाती हैं, हार्मोनल पिल्स क्या करती हैं ये, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। यस, बी का 1st, ये भी दोनों में है। सी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडीज क्या करती हैं, आईयूडीज में 3 अलग अलग तरह की होती हैं, तीनों के मैकेनिज्म भी अलग अलग है, बट ये मैच कर रहा है क्या नॉन मेडिकेटेड आईयूडी से, दे इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, तो सी का 2nd इसमें है। और डी भी कंफर्म कर लो, लैक्टेशनल एमेनोरिया, अगेन मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में डिस्कस किया था मैंने। लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। बिल्कुल, पार्चुरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद जब तक इंटेंस लैक्टेशन होता है तब तक प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहने से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता है, तो वो भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो डी का 3rd इज द करेक्ट वन, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। देन मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन एक और है बच्चों, बट बड़ा आसान था ये। ब्रोंकियोल्स को मैच करना है, कनेक्टिव टिश्यू, सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिया होती है आपको पता है ब्रोंकियोल में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ए को 4th से मैच कर दो, लो एक ही ऑप्शन था, तो सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। फिर भी हम सीख रहे हैं, तो बी गॉबलेट सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स में आएंगी। टेंडन्स जो हैं वो किस में आएंगे बच्चों, डेंस में कि लूज में, याद करो, लूज में होता था एरियोलर और एडिपोज, और डेंस में रेगुलर इरेगुलर। तो टेंडन जो है वो डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल था, टेंडन और लिगामेंट। तो ये सी 1st से मैच कर रहा है, और एडिपोज टिश्यू तो लूज है ही, इससे मैच कर रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से 2nd क्वेश्चन था ये। जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन, ये भी लगभग एक इस तरह का क्वेश्चन हर साल होता है, इस बार भी है। आसान क्वेश्चन था बहुत बच्चों। इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल कलर ब्लाइंड सिर्फ तब होती है जब होमोजाइगस कंडीशन हो, ठीक है। मैरिज अ मैन हुज मदर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। तुम सोचो, अगर इस मैन की मदर कलर ब्लाइंड थी तो मैन के पास एक्स तो मदर से ही आता है ना, वाई फादर से आता है, तो ये मैन भी तो कलर ब्लाइंड हुआ। तो अगर 2 कलर ब्लाइंड लोगों की मैरिज होगी, फीमेल भी कलर ब्लाइंड है और मेल भी कलर ब्लाइंड है, दिया नहीं उन्होंने मेल कलर ब्लाइंड है, बट ये तो लिखा है ना कि उसकी मदर कलर ब्लाइंड थी, तो बट ऑब्वियस वो भी कलर ब्लाइंड था। तो इनके प्रोजेनी में क्या होगा, इनके प्रोजेनी में 100% कलर ब्लाइंडनेस होगी ना बच्चों, सब में एक एक्स तो जाएगा ही जाएगा। बॉयज़ में इधर से कोई भी एक्स आए कलर ब्लाइंड, गर्ल्स में एक एक्स यहाँ से इधर से कोई भी आए फिर कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो सीधा सीधा ऑप्शन 1। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पे आ गए। चलो भाई, स्टेटमेंट से ही खत्म करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन अ स्क्रबर इकोलॉजी का क्वेश्चन है, द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के लिए दे दिया। स्क्रबर तो सीधा सीधा लाइम स्प्रे होता है ऊपर से, और जो पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप कर लेता है। यहाँ कह रहा है कि डस्ट पार्टिकल्स को चार्ज किया जाता है, तो ये तो गलत बात हो गई।
क्योंकि ये तो प्रेसिपिटेटर में होता था प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, पर्टिकुलेट मैटर जो कि 2.5 PM 2.5 किसे कहते हैं, जिनका साइज 2.5 या उससे कम होता है। और आपके बुक में लिखा हुआ है बच्चों एयर पोल्यूशन में कि ये सबसे खतरनाक एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, क्योंकि इनको पकड़ पाना अच्छी डिवाइसेस के बस में नहीं है। इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी PM 2.5 को नहीं पकड़ पाता है, लिखा है NCERT में। यहाँ क्या लिखा है कि PM 2.5 कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर बट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिपिटेटर। गलत, प्रेसिपिटेटर भी PM 2.5 को रिमूव नहीं कर सकता, पढ़ लेना NCERT में। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो कहाँ गया ऑप्शन, बोथ इनकरेक्ट, ये रहा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आपके कंप्लीट बायोलॉजी के जो सॉल्यूशंस थे, बॉटनी सेक्शन का अलग से अपलोड कर दिया है मैंने, दिस इज ऑफ ज़ूलॉजी सेक्शन। अच्छे से आप क्वेश्चंस को ध्यान से प्रैक्टिस करें, जब भी आगे करते हैं जहाँ भी कंफ्यूजन है दोबारा से देखें, क्योंकि नीट में PYQs काफ़ी रिपीट होते हैं। और इस बार तो जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे बच्चों, आपने देखा है ना, मुझे जहाँ तक लगा बॉटनी में भी 10-15 और ज़ूलॉजी में भी 10-15 क्वेश्चन थे। तो होपफुली इस तरह का कुछ आप लोगों के साथ ना हो नेक्स्ट टाइम, कम रहे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएं, तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको पेपर करने में। ठीक है, चलिए हम टीम कंपटीशन की विशेज़ हैं आपके साथ, पढ़ते रहें। और हाँ, हमारे कई सारे बैचेस जो हम लोग रन कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है बच्चों। अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअल वे में इसी तरह से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं NCERT से कनेक्ट करके, तो आप हमारे बैचेस ज़रूर ज्वाइन करें। और बैचेस नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इसी YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट ऑप्शन में पूरा क्वालिटी कंटेंट के साथ सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, वो भी हमने एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वो ज्वाइन कर लें। जो भी डाउट आते हैं वो हमसे ज़रूर पूछें। और अगर नीट 2023 की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो 25 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है अविरल सेकेंड, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी विल बी विद यू इन दिस जर्नी। ओके, गुड लक।